जय हिंद दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिनके बारे में लगभग हर लोग थोड़ा बहुत सुना है। और जब हम लोग उनका नाम सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि आखिर हर बड़े नेता बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेता है। तो चलिए हम सभी उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उनकी पूरी जीवन गाथा की अगर बात करेंगे तो हमें कई एपिसोड बनाना पड़ेगा। दोस्तों उस महान शख्स का नाम जानना चाहेंगे? तो चलिए दोस्तों आप सभी को आखिर में बता ही देते हैं। दोस्तों उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर और उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौजिया नामक गांव में हुआ था। अब उस गांव को कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पेशे से उनका नाई का काम था और नाई को ही ठाकुर कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ईमानदार और जुझारू नेता जो आज के जमाने में लिखा हुआ रहता है, जिसको हम बड़े शौक से पढ़ते हैं, आज हम आप सभी को इसी को लेकर बताएंगे कि पहले कैसे ईमानदार नेता थे और आज कितना ईमानदार नेता रह गए। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों कर्पूरी जी के पिता का नाम श्री गोपाल ठाकुर और माता जी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। दोस्तों इनके पिता गांव के ही एक सीमांत किसान थे और अपने पारंपरिक पेशा यानी बाल काटने का भी काम करते थे। दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी ने 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में पास की थी और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया था। तो उसी आंदोलन में कर्पूरी जी कूद पड़े थे, जिसका परिणाम स्वरूप कर्पूरी जी को 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में सजा भुगतना पड़ा था। दोस्तों 1945 में रिहा होने के बाद 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। दोस्तों उसके बाद कर्पूरी जी ने 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल यानी संयुक्त स्पेशलिस्ट पार्टी यानी की बड़ी ताकत के रूप में उभरी हुई थी। उसके बाद 1970 में कर्पूरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोस्तों 1973 से 77 में वे लोक नायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़ गए और कर्पूरी जी 1977 में समस्तीपुर से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने और 24 जून 1977 को पुनः मुख्यमंत्री बन गए। और फिर दोस्तों जब 1980 के मध्यावधि चुनाव हुआ तो कर्पूरी के नेतृत्व में लोक दल बिहार विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर बड़े नेता बनकर उभरे। दोस्तों एक बार कर्पूरी जी को किसी गांव में अपने लड़की के लिए वर देखने जाना था। तब तक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था और कर्पूरी ठाकुर जी ने सरकारी गाड़ी से नहीं जाकर के बल्कि वह टैक्सी से गए थे। दोस्तों कर्पूरी जी ने शादी समस्तीपुर जिला में स्थित उनके पुश्तैनी गांव पितौजिया में हुई थी। कर्पूरी जी चाहते थे कि उनकी लड़की का शादी देवघर मंदिर यानी भगवान शिव के मंदिर में हो, लेकिन उनकी पत्नी की जिद पर गांव में ही शादी हुई। दोस्तों आश्चर्य की बात तब हुई जब कर्पूरी जी ने अपने मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को भी उस शादी में आमंत्रित नहीं किया था। यही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने संबंधित अफसरों को यह आदेश दे दिया था कि बिहार सरकार का कोई भी विमान मेरी यानी मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना उस दिन दरभंगा या सहरसा हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगी। दोस्तों पितौजिया के पास भी हवाई अड्डे वहीं थे। अब दोस्तों आप लोग खुद सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कर्पूरी जी ने खुद को एक सिस्टम में रखा। आज के कुछ कथाकथित समाजवादी नेता तो शादी में
भी शादी को भी सम्मेलन बना देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, जो भ्रष्ट अफसर और व्यापारी लोग जो होते हैं वह सत्ताधारी नेताओं के यहाँ की शादियों में अवसरों पर करोड़ों का खर्च बड़े ही तन मन से जुटाते हैं। कपूरी जी के जमाने में भी थोड़ा बहुत यह सब होता था, लेकिन ऐसा नहीं है होता था, लेकिन कपूरी जी तो अपवाद थे दोस्तों। हालांकि यही वजह रही कि उनकी साधनहीनता होने के बावजूद भी उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सका। और 1977 में जेपी आवास पर जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। और दोस्तों, पटना के कदम कुआं स्थित चरखा सीमित भवन में जहां जेपी नारायण रहते थे, वहां पर देश भर से जनता और पार्टी के बड़े बड़े नेता जुटे हुए थे दोस्तों। उन नेताओं में चंद्रशेखर नानाजी देशमुख भी शामिल थे। और कपूरी जी मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद भी फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे बाल कपूरी ठाकुर की पहचान थी। और कपूरी जी की यह दशा को देखकर एक नेता ने टिप्पणी भी की कि किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। तब सभी लोग निहात समझ गए और हंसे भी। फिर उसके बाद चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे और उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को अपने दोनों हाथों में पकड़कर सामने की ओर फैलाया और वहां पर बारी बारी से बैठे सारे नेताओं के पास जाकर कहने लगे कि आप कपूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। फिर क्या हुआ, तुरंत कुछ 100 रुपए एकत्र हो गए। उसे समेट कर चंद्रशेखर जी ने कपूरी जी को थमाया और कहा कि इससे अपना कुर्ता धोती ही खरीदिए, कोई दूसरा काम मत कीजिएगा। कपूरी जी ने चेहरे पर बिना भाव लाए बिना उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के राहत कोष में जमा करा दूंगा दोस्तों। यानी तब समाजवादी आंदोलन में कपूरी ठाकुर को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए ही जाना जाता था। पर आज के कुछ समाजवादी नेताओं को कम कहना और अधिक समझना आता है दोस्तों। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को बहुत अच्छे से समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी अच्छे से समझते थे। लेकिन कपूरी जी ने सरकार बनाने के लिए एक लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे दोस्तों। लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर बाहर निकल भी जाते थे दोस्तों। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। और कपूरी जी का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, कपूरी ठाकुर जी के एक ईमानदार मुख्यमंत्री को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, यह जानकारी अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।